यहां से हम ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बच्चों लाइट यानी ऑप्टिक्स, आगे की सारी थ्योरी लाइट यानी ऑप्टिक्स से रिलेटेड होगी, है ना बच्चों। और देखा जाए तो ईएम वेव में भी तो ईएम वेव से ही ये स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ईएम वेव में भी तो लाइट की प्रॉपर्टी है सारी, है ना बच्चों। तो यहां से हम श्री गणेश कर रहे हैं बच्चों ऑप्टिक्स का, और इसमें सबसे पहला पार्ट हम करेंगे ऑप्टिक्स में, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों, और वो दो पार्ट होंगे, एक होगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा बच्चों वेव ऑप्टिक्स। बच्चों अगर मैं वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बच्चों जितना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वेटेज है, लगभग उतना ही वेटेज जो है ऑप्टिक्स का है। लगभग उतना ही वेटेज 12th में आपका या एंट्रेंस में भी ऑप्टिक्स का है, यानी ऑप्टिक्स सेकंड बड़ी यूनिट है आपके 12th के सिलेबस की, ठीक है। हाँ, अच्छा बच्चों, तो बच्चों इसमें रे ऑप्टिक्स में हम किस तरह के फिनोमेना पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, मिरर, लेंस, प्रिज्म। अच्छा, और वेव ऑप्टिक्स में बच्चों इसका वेव नेचर। तो देखें, आज है डेट 12 अक्टूबर 2020। बच्चों देखें, तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है। पहले हम बात करेंगे किसकी? रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इसकी जो कंट्रोवर्सी है वो सुन लीजिए। बच्चों लाइट की फिजिक्स में सबसे ज्यादा थ्योरी दी गई, लाइट से रिलेटेड थ्योरी सबसे ज्यादा दी गई। देखिएगा किन किन साइंटिस्टों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। बच्चों न्यूटन, आइंस्टीन, हाइगेंस, ठीक है, प्लैंक, मैक्सवेल, ठीक है, इस तरह बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसकी थ्योरी दी लाइट की। हाँ, अच्छा बच्चों, लेकिन इस सब के बावजूद, ठीक है, साइंस की जो टोटल कम्युनिटी थी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दो ग्रुप में डिवाइड हो गई। अच्छा, एक ग्रुप इसके वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा था और एक ग्रुप इसके पार्टिकल नेचर को। लेकिन कमाल की बात यह है बच्चों कि आज भी ये मिस्ट्री है, हम इसको एग्जैक्टली एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। यानी आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि एक्चुअल में ये वेव है या ये पार्टिकल है। तो इसीलिए बच्चों डी ब्रॉगली ने भी इसकी थ्योरी दी, है ना। हाँ, तो बच्चों अब हम जो थ्योरी पढ़ते हैं, इसीलिए इसमें इसका ड्यूल नेचर पढ़ते हैं। इसका ड्यूल नेचर मतलब बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। अच्छा, जैसे न्यूटन ने इसकी कार्पल्स थ्योरी दी, यानी पार्टिकल थ्योरी दी। अब आप जानते हो न्यूटन द ग्रेट अमॉन्ग्स द ग्रेटेस्ट, है ना। लेकिन उनकी थ्योरी ने कई फिनोमेना जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड थे वो एक्सप्लेन किए उस थ्योरी के बेसिस पे, लेकिन कुछ को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गए। इसी तरह बेटा कुछ ने इसकी वेव थ्योरी दी, तो वेव बेसिस पर उन्होंने कई फिनोमेना एक्सप्लेन किए, लेकिन कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गए। यानी ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं मिली हमें अकेली जिसने सारे फिनोमेना अकेले ही ये वेरीफाई किए। तो इसीलिए हमने बीच का रास्ता निकाला और इसका ड्यूल नेचर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो बच्चों रे ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे। बच्चों रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान देना बच्चों, आपका जो फुल सिलेबस था पहले सीबीएसई का, उसमें रिफ्लेक्शन भी था, लेकिन अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पार्ट हटा दिया गया है। अच्छा, तो जो पार्ट हटा दिया गया है बच्चों, वो पार्ट आप 9th 10th में भी पढ़ते हो, इसलिए उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है।
तो उसको जल्दी से मैं छोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन जल्दी से आपको बता देता हूं। करेक्ट बच्चों, पहली बात तो ये कि एक लाइट रे को हम कैसे बनाते हैं। बेटा एक लाइट रे को हम एक एरो इस तरह से लाइन से बनाते हैं, ऐसे। अच्छा, ये रे ऑप्टिक्स इसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है या मैक्रोस्कोपिक, यानी ये माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है या मैक्रोस्कोपिक। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अभी आपने पिछले चैप्टर में ईएम वेव में पढ़ा था कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, यानी एक्चुअल में ये ऐसे होती है ना बच्चों, ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन उसको हम रे की तरह इस तरह बनाएंगे। इसका मतलब ये इसका मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है। जब हम रे बना रहे हैं तो हम इसका मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अरुण, करेक्ट। तो बच्चों देखिएगा, इसीलिए इसको हम रे ऑप्टिक्स कह रहे हैं। अच्छा, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं लाइट इज दैट पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, यानी रेडिएशन। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ रेडिएशन which produces sense of vision at our retina. ओके बच्चों, यानी लाइट रेडिएशन का वो पार्ट है जो हमारे रेटिना पर सेंस ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है। मतलब समझाता हूं बच्चों। अरुण, मान लो बेटा हम एक डार्क रूम में एक आयरन पीस को उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं धीरे धीरे, और उसको बिना छुए उसके पास में अपना हाथ रखें, तो पहले वो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम उसकी गर्माहट फील करेंगे। बोलो समझ में आया बच्चों मैंने जो कहा, एक्सपेरिमेंट है ना बच्चों। अगर एक डार्क रूम में एक आयरन पीस को धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए और इसको बिना छुए हम अपना हाथ उसके पास में रखें, तो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी हॉटनेस हम फील करेंगे, उसकी गर्माहट हमें महसूस होगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अभी वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो लाइट नहीं है। रेडिएशन तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है जो हीटिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो हमारे रेटिना पर सेंस ऑफ विजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? हाँ। अच्छा, हम और टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रेडिश अपीयर होगा। पहले वो लाल लाल होने लग जाएगा, रेड हॉट, है ना बच्चों। यानी अब वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो लाइट वाली वेवलेंथ रेंज में आ गया। बात समझ में आई? यानी अब जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, हाँ, वो हमारे रेटिना पर सेंस ऑफ विजन प्रोड्यूस कर रहा है। बच्चों उसका टेम्परेचर और बढ़ाएं तो अब क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा। वो पहले येलो ग्रीन इस तरह होता हुआ बच्चों फिर ब्लू की ओर ब्लू हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, है ना बच्चों। हाँ, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि वो रेड से धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो ब्लू हो जाता है। करेक्ट। जैसे आपने कभी देखा होगा कि गैस की जो फ्लेम होती है, जो गैस स्टोव हम लोग यूज करते हैं किचन में, उसकी फ्लेम का कुछ पार्ट येलो होता है और कुछ पार्ट ब्लू होता है। बच्चों ज्यादा टेम्परेचर किस वाले पार्ट का होता है? ब्लू वाले का। आप सभी जानते हो, है ना। हाँ, तो बेटा एक्चुअल में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और वेवलेंथ रेंज के अकॉर्डिंग है ये। अच्छा, तो बच्चों यही तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है। मैंने लिखा है कि रेडिएंट एनर्जी का वो पार्ट जो हमारे रेटिना पर सेंस ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। तो लाइट इज दैट पार्ट ऑफ रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ विजन एट आवर रेटिना। ये हो गई डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बताती है कि लाइट रेडिएशन है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये डेफिनेशन बताती है कि ये एनर्जी है ना बच्चों। और लाइट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे रेटिना पर सेंस ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है। ओके बच्चों। अच्छा, हाँ अरुण एक्चुअल में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो ये वाइट हो जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि याद रखो इनको हम स्पेक्ट्रल कलर बोलते हैं। ये जो सनलाइट में जो कलर होते हैं ना, इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल कलर। बच्चों आप लोग भी याद रखिएगा, स्पेक्ट्रल का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। दो तरह के, अच्छा ये सुन लो, आपने क्रॉस क्वेश्चन किया है तो मैं बता देता हूं।
बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। कलर कितने तरह के होते हैं, अब मेरी बात सुने ध्यान से बच्चों। एक होते हैं पिगमेंट कलर। पिगमेंट कलर कौन से होते हैं? जो हम लोग कलरिंग के लिए यूज करते हैं, है ना बच्चों। कलरिंग के लिए जो कलर हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग के लिए, वो पिगमेंट कलर है बच्चों। दूसरे होते हैं स्पेक्ट्रल कलर। स्पेक्ट्रल कलर क्या हो गए? लाइट, कलरफुल लाइट। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर बहुत सारे कलर हमारे पास हैं ड्राइंग वाले और उन सबको मिक्स कर दें हम, तो कौन सा कलर बन जाएगा? आंसर करो। उजमा, अमनजोत, अमीशा। गलत आंसर बच्चों। अगर सारे कलर मिला देंगे तो ठीक है, ड्राइंग वाले सारे कलर मिला देंगे तो व्हाइट नहीं बनेगा, ब्लैक बनेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने व्हाइट आंसर किया वो गलत है बेटा। सारे पिगमेंट कलर मिला देंगे तो ब्लैक बन जाएगा। ठीक है, अभी हम पिगमेंट कलर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मान लो हमारे पास कई टॉर्च है। एक टॉर्च से लाइट निकलती है रेड कलर की, एक से ग्रीन, एक से वायलेट, एक से इंडिगो, एक से ब्लू, है ना, विव ग्योर वाली 7 टॉर्च है बेटा। उन 7 के 7 टॉर्च से हम एक व्हाइट वॉल पर एक साथ स्पॉट मारते हैं तो वो स्पॉट कैसा दिखेगा? आंसर है व्हाइट दिखेगा। इसका मतलब समझना बच्चों, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑल पिगमेंट कलर गिव्स परसेप्शन ऑफ ब्लैक, बट प्रेजेंस ऑफ ऑल स्पेक्ट्रल कलर गिव्स परसेप्शन ऑफ व्हाइट। बोलो ये बात समझ में आई आप सभी को? है ना बच्चों। यानी सारे पिगमेंट कलर मिला दो तो ब्लैक बन जाता है, और सारे स्पेक्ट्रल कलर मिला दो तो व्हाइट बन जाता है। तो सनलाइट में क्या है? सारे स्पेक्ट्रल कलर है। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ, कलर की थ्योरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा भाई, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज मैं ये भी पढ़ा देता, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग बच्चों। इनके कॉम्बिनेशन की थ्योरी भी होती है। जैसे अगर रेड रोज को हम सनलाइट में देखें तो कैसा दिखता है? प्रथम, अगर एक लाल गुलाब को सूर्य की रोशनी में देखा जाए तो कैसा दिखेगा बच्चों? रेड रोज रेड दिखेगा, करेक्ट। सनलाइट में रेड रोज रेड दिखता है, करेक्ट। अच्छा, अब उसी रेड रोज को अगर हम ग्रीन लाइट में देखें तो कैसा दिखेगा? आंसर है ब्लैक दिखेगा। ठीक है, कई बार हम लोग कपड़े लेने जाते हैं शॉप में, तो बेटा अंदर बहुत सारी लाइट लगी होती है शॉप में। ठीक है, शोरूम में बहुत सारी लाइट लगी होती है, तो कपड़े का कलर कुछ और दिख रहा होता है, लेकिन जब घर ला करके हम सनलाइट में देखते हैं तो कुछ और होता है। ऐसा होता है ना बच्चों, ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने, है ना। तो बेटा यानी ये बात इस पर भी डिपेंड करती है थ्योरी ऑफ कलर में कि हम किस तरह की लाइट में किस तरह के कलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ कलरफुल बातें। ठीक है, यानी थ्योरी ऑफ कलर सिर्फ स्पेक्ट्रल कलर की बात नहीं है, पिगमेंट कलर की भी बात है, फिर पिगमेंट के अपने कॉम्बिनेशन, फिर स्पेक्ट्रल के अपने कॉम्बिनेशन, फिर स्पेक्ट्रल और पिगमेंट के कॉम्बिनेशन, यानी इतनी थ्योरी होती है। तो बच्चों इस थ्योरी को भी हम यही छोड़ते हैं, थोड़ा सा जितना आपको चाहिए था मैंने बता दिया। अब आप देखें, हम बात करेंगे कि लाइट जो होती है बच्चों, लाइट जो होती है इसकी स्पीड इन वैक्यूम क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसकी वेवलेंथ रेंज कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, है ना बच्चों। ये वेवग्योर यहां से यहां तक हम लिखते हैं इस तरह से, वेवग्योर। यानी रेड की वेवलेंथ कितनी हुई? 7800 एंगस्ट्रॉम, और वायलेट की क्या हुई? 3800 एंगस्ट्रॉम। बच्चों बताओ स्पीड किसकी सबसे ज्यादा होगी वैक्यूम में, रेड की या वायलेट की? आंसर है सेम होगी, सेम। यानी हर वेवलेंथ, हर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है? सेम। ओके, हाँ। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का ये फार्मूला मैंने लास्ट टर्म पर आपको बताया ही था। ये फार्मूला आपको याद दिलाता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट इलेक्ट्रो वाला है, एक मैग्नेटो वाला है, और सी यानी वेव। ओके, हाँ, ये सब हम लास्ट टर्म पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, यहां भी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। बेटे रे ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों ये होता है फिनोमेना, इसको शॉर्टकट में करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मैं जरूरी समझता हूं इसलिए थोड़ा करा रहा हूं। और लेकिन इसलिए भी करा रहा हूं बच्चों, थोड़ा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आप पहले से जानते हो। तो फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, phenomena of bouncing back of light after striking a surface, is known as reflection. करेक्ट। बच्चों रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है और इस पर एक बंच ऑफ रे आती है लाइट की, ये बीम ऑफ रे यानी पैरेलल बीम, ये सारी पैरेलल रेज है। थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाता हूँ, देखिए बच्चों ये देखिएगा, ये एक स्मूथ सरफेस है और इस पर एक बीम ऑफ रे आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से बीम ऑफ रे रिफ्लेक्ट होती है। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी अगर इंसिडेंट बीम में सारी रेज पैरेलल थी तो रिफ्लेक्टेड बीम में भी सारी रेज क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ये बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर वगैरह मान लीजिए। अच्छा बच्चों इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिएगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बेटा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर सरफेस से होता है जो कुछ ऐसे ऊंचे नीचे होते हैं ना। अच्छा तो बच्चों अगर मैं इस पर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट करूं इस तरह से, ठीक है, ये देखिए ये एक पैरेलल बीम है बच्चों। अच्छा तो रिफ्लेक्टेड बीम कैसी होगी बच्चों, कोई रे इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई किधर जाएगी, है ना बच्चों। इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको क्या कहेंगे, इर्रेगुलर, करेक्ट। अच्छा रुद्र बताओ इसमें से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन फॉलो करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर या दोनों या कोई भी नहीं? हाँ भाई प्रथम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन फॉलो करेगा इसमें, आंसर करें बच्चों। और सुने करेक्ट आंसर है दोनों बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों फॉलो करते हैं। एक्चुअल में जो इर्रेगुलर सरफेस है वहां पर नॉर्मल भी तो अलग अलग होगा, रेगुलर में तो सभी का नॉर्मल क्या होगा, सेम होगा। ये देखो बच्चों नॉर्मल सभी का सेम कैसे होगा, ये देखिए ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है ना। नॉर्मल मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, मैं थोड़ा क्लियर बना दूं बच्चों, ये तो सभी के नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन यहां पर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा तो इसका नॉर्मल ऐसा आएगा कुछ, नहीं इसका नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इसका नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, अलग अलग। आप मेरी बात समझे या नहीं बच्चों? हाँ अच्छा अब एक बात और बताएं, विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अस, बच्चों इनमें से हमारे लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर इंपॉर्टेंट इन द सेंस ज्यादा काम का कौन सा है, विच वन इज मोर यूजफुल टू अस?
बच्चों करेक्ट आंसर है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनो, इररेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, देखिएगा बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो वो इसी ऑब्जर्वर को दिखेगा, यहां से तो दिखेगा लेकिन यहां से नहीं दिखेगा, इसलिए इमेज यहां से नहीं दिखेगी। लेकिन बच्चों सेकंड वाले केस में अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर है तो वो यहां से भी दिखेगा, वो यहां से भी दिखेगा और वो यहां से भी दिखेगा, क्योंकि हर एक तरफ जा रही है लाइट रे। जैसे जब मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूं, है ना, तो आप सभी अलग अलग जगहों पर बैठे होते हैं क्लास में, है ना, कोई किसी बेंच पर, कोई किसी बेंच पर। तो बच्चों उसमें स्क्रीन नहीं दिख रही है प्रॉपरली? हाँ, तो बेटा ध्यान से सुने, जैसे उस्मा मैं इजी कर देता हूं एग्जांपल को। बेटा जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसमें मान लो जो फैन लगा है या जो लाइट लगी है उसको आप रूम के किस पोर्शन से देख सकते हो? तो आंसर है सभी जगह से देख सकते हैं, रूम के अंदर से, है ना। क्यों? क्योंकि फैन पर जो लाइट पड़ रही है वो सभी जगह रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बेटा हम कहीं किसी भी पोजीशन से उसको देखेंगे तो वो दिखेगी, है ना बेटा। हाँ, ये मतलब है। तो बच्चों याद रखिएगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये वाला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज मोर यूजफुल because 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 visibility of an object from different position is possible due to it. It is more important because visibility of an object from different position is possible due to irregular reflection. बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ, अच्छा भाई, तो जल्दी से बात कर लेते हैं बच्चों। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप सभी जानते ही। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि अगर एक मान लीजिए मिरर है, प्लेन मिरर है और इस पर एक लाइट रे आ रही है, इस पर एक लाइट रे ऐसे आ रही है और आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर ये इधर जा रही है। बच्चों ये नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको ओ को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो आप जानते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाइंग इन सेम प्लेन। बच्चों लिखने की जरूरत है क्या? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने की जरूरत है क्या उस्मा? बिल्कुल नहीं, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं लिख भी सकता हूं, लेकिन आई होप कि आप सभी को ये चीजें 9-10 से आती है, तो इनको लिख के टाइम नहीं बर्बाद करते, मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, तो बच्चों अरुण अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। ओके, तो बच्चों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाइंग इन सेम प्लेन। और सेकंड लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, अच्छा अब मैं कुछ रिजल्ट बता रहा हूं, ये आपके बड़े काम आएंगे। ध्यान देना बच्चों, भले ही रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। सुनिए बच्चों, सबसे पहला टर्म है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन
मिरर। बच्चों एक प्लेन मिरर जो है वो जो डेविएशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम डेल्टा से इंडिकेट करेंगे, है ना, ये कितना होता है। देखिए मान लीजिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। अच्छा, तो बच्चों इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से, और इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ इस तरह से। बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल हो गया। अच्छा बच्चों ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। बच्चों अगर ये मिरर ना होता, अगर ये मिरर ना होता, मिरर को एम लिख देते हैं, ठीक है, तो ये लाइट रे किधर जाती, मैं उसका डॉटेड लाइन बना देता हूं। अगर ये मिरर ना होता तो ये लाइट रे सीधे ऐसे जाती बच्चों, तो जिधर इसको जाना था, जिधर उसको जाना था उस पाथ से जितने एंगल से मुड़ गई वही डेविएशन कहलाएगा। तो बच्चों कितने एंगल से मुड़ गई देखिएगा जरा, ध्यान देना बेटा, ये इतने एंगल से मुड़ गई, ये इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। बोलो बच्चों ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये इतने एंगल से घूम गई, करेक्ट। तो दैट एंगल थ्रू विच ए लाइट रे इज टर्न्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा अब ध्यान दो बच्चों, एक लाइन पर बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि I प्लस R प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस I प्लस R। लेकिन बच्चों I और R तो बराबर होते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2I। तो बच्चों ये फॉर्मूला मिल गया हमें किसका, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर का। अब आप आंसर कर सकते हो। बताओ बच्चों अगर कोई लाइट रे 30 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो तो डेविएशन कितना होगा, 180 माइनस 60 यानी 120। आंसर समझ में आया बेटा। अच्छा बच्चों बताओ इफ ए लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर व्हाट इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। उस्मा आंसर करो। अगर कोई लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो डेविएशन कितना होगा। अरुण को छोड़ के बाकी सभी बच्चों का आंसर गलत है। बेटा नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, ध्यान देना बच्चों, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है, ये बात याद रखना बच्चों, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा। आई की वैल्यू 0 होती है तो दिस इंप्लाइज दैट आर भी क्या होगा 0। तो बच्चों डेविएशन क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 0 यानी 180, और 180 डिग्री पर डेविएट होने का मतलब उल्टे पांव वापस लौट जाना। इसका मतलब क्या होता है, उल्टे पांव वापस लौट जाना, यानी अपने पाथ को रिट्रेस करना।